हेलो दोस्तों, नमस्कार। वी आर टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज दिनांक 10 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026-28 के लिए आवेदन आज से प्रारंभ हो चुके हैं। आवेदन कौन कौन कर सकता है, क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए ग्रेजुएशन में अंकों का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बारी बारी से देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि इसकी जो तिथियां हैं वो कब से लेकर के कब तक हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर दे रखा है ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। आप भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय BU-झांसी.ac.in पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले जो दी गई हैं वो विज्ञापन की तिथि दी गई है। विज्ञापन की तिथि 1/2/2026 को विज्ञापन आ चुका था। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रारंभ तिथि दी हुई है 10 फरवरी 2026, यानी आज के दिन से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। अंतिम तिथि बिना विलंब शुल्क के अंतिम तिथि 5/3/2026 है, यानी 5 मार्च 2026 तक बिना विलंब शुल्क के है। अगर आप इसके बाद भी आवेदन करते हैं तो आपको विलंब शुल्क सहित आवेदन की अंतिम तिथि 10/3/2026 है। इसके बाद प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि 20/4/2026 है। और प्रवेश परीक्षा की ये संभावित तिथि, यानी ये तिथि है, ये टेंटेटिव है। और 26/4/2026 रविवार को 26 अप्रैल को टेंटेटिव संभावित तिथि अभी विश्वविद्यालय द्वारा घोषित की गई है। हो सकता है आगे परिवर्तन हो जाए इसमें, या इसी तिथि को भी आपकी परीक्षा हो सकती है। प्रवेश परीक्षा का परिणाम, इसकी भी संभावित तिथि है कि ये 25 मई तक इसका रिजल्ट जो है आ सकता है। ठीक है, तो ये तो रही आवेदन की तिथियों को लेकर के। अब देखते हैं इसमें आवेदन का शुल्क, कितना आवेदन शुल्क है। तो इसमें जो सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, अगर वो बिना लेट फीस के आवेदन करते हैं तो 1650 रुपए है। SC/ST के अभ्यर्थियों के लिए है 850 रुपए, और अगर अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए 1650 रुपए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अगर आप विलंब शुल्क के साथ करते हैं, यानी कि अगर आप दिनांक 6/3/2026 से 10/3/2026 तक आवेदन करते हैं, तब सामान्य और ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए 2000 फीस रहेगी, SC/ST के अभ्यर्थियों के लिए 1000 फीस रहेगी, और अन्य राज्यों से जो आवेदन कर रहे हैं उनके लिए आवेदन फीस 2000 रुपए निर्धारित की गई है। आगे चलते हैं, क्या कुछ है इसमें आगे। अब देखिए, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि सबसे पहले इसमें आवेदन कौन कर सकता है। तो आवेदन वही व्यक्ति कर सकता है जो या तो स्नातक पूर्ण कर चुका है, और या फिर जो है परास्नातक कर चुका है, या अपीयरिंग में है। अगर कोई विद्यार्थी ग्रेजुएशन यानी BA, BSc, BCom के फाइनल ईयर में है, वो भी इस आवेदन बीएड के आवेदन कर सकता है। कितना परसेंटेज होना चाहिए? तो इसमें जो परसेंटेज है, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक होने चाहिए, और या तो स्नातक में 50% हो, या अगर आपके स्नातक में 50% नहीं है तो परास्नातक या स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन MA, MSc, MCom इसमें 50% अंक होने चाहिए, अगर आप सामान्य कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। अगर आप SC और ST कैटेगरी से हैं तो इसमें 50% की बाध्यता नहीं है। ठीक है, अगर आप जो है BE या BTech अभ्यर्थी हैं तो इसमें आपके लिए 55% अंक होना अनिवार्य है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कुछ दिया हुआ है इसमें। आगे आपकी परीक्षा का प्रारूप पैटर्न किस तरीके से होगा। इसमें 2 पेपर होते हैं, तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहां पर उससे पहले और कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले आप परीक्षा आवेदन भरते समय सही तरीके से भरिएगा, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। अगर कोई त्रुटि होती है तो काउंसलिंग टाइम में आपको समस्याएं आती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने नाम को ध्यान रखिएगा कि अभ्यर्थी का नाम हाई स्कूल या उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार पूरा नाम होना चाहिए। और नाम में अगर आपके नाम में कुमारी लिखा हुआ है, या श्रीमती लिखा हुआ है, फुफरी लिखा है, तो इन शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि आपकी मार्कशीट में जब जो है ग्रेजुएशन की मार्कशीट और बीएड की मार्कशीट में अंतर नाम इस तरीके आते हैं तो फिर आपके नाम में अंतर हो जाता है। इसलिए कुमारी, श्रीमती, फुफरी आदि नामों का प्रयोग अपने नाम के आगे
ना करें। इसी प्रकार से पिता के नाम में अगर फ्री लिखा है, श्रीमान लिखा है या डॉक्टर लिखा है तो उसका प्रयोग भी ना करें। आपके पिता के नाम में जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखा है उसी के अनुसार से आपको आवेदन करना है। इसी तरीके से आपको अपनी माता के नाम में भी आप इसी तरीके का काम करना है, जिसमें श्रीमती नहीं लगाना है, फुफरी नहीं लगाना और डॉक्टर इन इत्यादि चीजों का प्रयोग नहीं करना है। आगे जन्मतिथि एकदम बिल्कुल स्पष्ट भरिएगा जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में लिखी हुई है या आपका जन्म प्रमाण पत्र उसमें बना है, क्योंकि आपकी जन्मतिथि काउंसलिंग के टाइम में भी मांगी जाएगी। हाँ, एक चीज और, कुछ बच्चों ने मुझे एक मैसेज किया था कि क्या मिनिमम आयु का कोई क्राइटेरिया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें मिनिमम आयु का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। केवल और केवल अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अपीयरिंग फाइनल ईयर में हैं, तो आप इस आवेदन को कर सकते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, ईमेल आईडी आप अपनी प्रयोग कीजिएगा। किसी भी प्रकार से कैफे की ईमेल आईडी प्रयोग नहीं कीजिएगा और ना ही मोबाइल नंबर किसी अन्य का प्रयोग करिए, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम आपके ही मोबाइल में ओटीपी आएगा और ईमेल में ही ओटीपी आएगा। उसी के माध्यम से आगे के सारे स्टेप आप कंप्लीट कर पाएंगे, उसी के माध्यम से आप स्कोर कार्ड और अन्य सारी चीजें भी कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये बेसिक डिटेल्स दी है। वैवाहिक स्थिति है, अगर में वैवाहिक स्थिति की सही चीज भरिएगा यहां पर भी, और किसी भी प्रकार से कोई चीज गलत नहीं भरिएगा। कैटेगरी में आप ध्यान रखिए, ओबीसी, एससी, जनरल, ईडब्ल्यू। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो एक चीज और ध्यान रखिए, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जरूर अपलोड कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी सीटें, बहुत बच्चों को यह नहीं पता है कि ईडब्ल्यूएस कोटे की अलग से 10% सीटें निर्धारित हैं और वो तभी खुलती है जब आपकी काउंसलिंग पूरी हो जाती है, तब वो ईडब्ल्यूएस की सीटें खुलती हैं। तो वहां आपने अगर ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर रखा है तो आपको चांस ज्यादा है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है तो आप उसे ईडब्ल्यूएस को भी यहां पर अप्लाई जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या कुछ है इसमें। फोटो बिल्कुल स्पष्ट लगाइएगा, फोटो और सिग्नेचर। अभ्यर्थी अपनी वैध पहचान पत्र का विवरण भरें और फोटो पहचान पत्र अपलोड करें। ठीक है, एड्रेस बिल्कुल सही से भरिएगा। और आगे यहां पर अब बहुत कुछ नहीं, यहां पर भारांक दिया हुआ है, भारांक को पढ़ लीजिएगा। आरक्षण के बारे में दिया हुआ है कि आरक्षण किस तरीके से लागू किया जाएगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण। अब बात आती है यहां पर प्रवेश परीक्षा का प्रारूप। तो देखिए, प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ तरीके से होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रश्न होंगे, जैसा कि पिछले परीक्षाओं में होते आए हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं, तुक्का लगा देते हैं और तुक्का लगाने पर उनका रिजल्ट जो है, उनका परसेंटेज माइनस में चला जाता है। इसलिए जो प्रश्न आपके अच्छे से आ रहे हैं उसको ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, क्या होगा इसमें जो है, परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा, तो इसमें देखिए जो 50 क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान के आएंगे, यानी जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक 2 अंक का होगा। तो इस तरीके से 200 अंकों के जो है, 100 अंक का होगा यहां पर, यानी 2 अंक का होगा ये 50 क्वेश्चन, 50 × 2 = 100 अंक। इसी तरीके से यहां पर भाषा हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक ले सकते हैं, यहां पर किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, चाहे तो आप हिंदी ले लीजिए, चाहे तो आप इंग्लिश से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो है 50 क्वेश्चन इसके भी होंगे। तो टोटल ये पहला प्रश्न पत्र होगा 200 नंबर का और 3 घंटे की परीक्षा होगी। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न पत्र होगा। दूसरे पेपर में सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें रीजनिंग भी होगी, 50 नंबर की होगी। और विषय विशेषज्ञता, जो आप साइंस के हैं, अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं या आर्ट स्ट्रीम के हैं या कॉमर्स के हैं या एग्रीकल्चर के हैं, इनमें से आपको 50 प्रश्न यहां पर करने होंगे। तो टोटल ये इस तरीके से ये 100 अंक का 200 अंक के ये होंगे। तो यहां पर भी 3 घंटे की परीक्षा होगी। तो कुल मिलाकर के 200 के ये और 200 के ये, इस तरीके से 400 अंकों में आपको नंबर लाने हैं और इन्हीं नंबरों के आधार पर आपकी रैंक आएगी, स्टेट रैंक और कैटेगरी रैंक। तो ध्यान रखिएगा, जो काउंसलिंग होती है वो काउंसलिंग स्टेट रैंक के हिसाब से ही होती है। आपको वेटेज मिलता है जो आपकी कैटेगरी रैंक है। ठीक है,
तो ये सब चीजें हैं। इसके बाद यहाँ पर जो वेटेज है, वेटेज दिया हुआ है कि किसको किसको वेटेज मिलेगा। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले, और वेटेज क्या क्या मिलेगा। अगर आप इनमें से कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसको वेटेज मिल सकता है। इसी तरीके से एनसीसी वालों को भी वेटेज मिलता है, एनसीसी और राष्ट्रीय सेवा योजना अभ्यर्थियों को भी वेटेज मिलता है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर विश्वविद्यालयों की सूची दी हुई है कि उत्तर प्रदेश में ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम इन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत होगा और इन्हीं में आपको प्रवेश ले सकते हैं। कुल 22 विश्वविद्यालय हैं जिनमें आप एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद प्रवेश ले पाएंगे। याद रखिएगा, अगर आप बिना एंट्रेंस के परीक्षा में बीएड में चाहते हैं तो कहीं पर भी आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, इसलिए आप आवेदन जरूर करिए बीएड में, ठीक है। आगे सेंटर पर, यहाँ पर सेंटर की लिस्ट दी है कहां कहां पर एग्जाम सेंटर बनाए जाते हैं। यहाँ पर वैसे तो टोटल 75 जिले दिए हुआ है, लेकिन 1-2 जिले जो छोटे जिले होते हैं उनको परीक्षा का केंद्र नहीं बनाया जाता है। इसलिए विकल्प भरते समय आप जब 3 विकल्प भरिएगा तो ऐसे विकल्प भरिएगा जहां आप नजदीक आसानी से पहुंच पाए, ठीक है। तो बाकी अगला मैं वीडियो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड बना दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बीएड में काउंसलिंग के दौरान चाहिए होते हैं, कैसे आवेदन करेंगे। तो आवेदन के लिए आप bujhansi.ac.in पर जाकर के आवेदन करिए। और अगर आपको किसी भी समस्या आवेदन से संबंधित या बीएड के फॉर्म भरने से संबंधित, काउंसलिंग से संबंधित या डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो मुझे इस नंबर पर इस में कमेंट कीजिए और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप सारी चीजें इसमें ध्यान रखिएगा। आगे हम इसमें जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो भी बनाते रहेंगे ताकि आपकी पूरी तैयारी अच्छे से होते रहे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो है आगे के जितने भी वीडियो होंगे आपको मिलते रहेंगे। बीएड को लेकर के हम A to Z काउंसलिंग तक सारी चीजें लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।